हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण और पारिस्थिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे जलवायु परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। अक्सर लोग क्या मौसम और जलवायु दोनों में भ्रमित हो जाते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि मौसम और जलवायु, मौसम मतलब वेदर, जलवायु मतलब क्लाइमेट। दोनों को एक नहीं मानना, दोनों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले देखेंगे मौसम या वेदर क्या होता है। इसका मतलब है यह किसी स्थान के दिन प्रतिदिन या घंटे दर घंटे के तापमान और वर्षा की स्थिति को नापता है। जैसे आज धूप है, कल बारिश हो सकती है, तो ये तो हमारा मौसम है। तो हमारे क्या कुछ घंटों की बात हो सकती है या फिर एक दो दिन की भी बात हो सकती है। ये हमारे क्या होता है, वेदर या मौसम हो सकता होता है। दूसरा होता है जलवायु या क्लाइमेट। मतलब ये किसी भी स्थान के 30 से 35 वर्षों का, कितना, 30 से 35 वर्षों या उससे अधिक समय के मौसम का औसत होता है। जलवायु क्या होती है, किसी भी स्थान के 30 से 35 वर्षों या फिर उससे अधिक समय के मौसम का औसत होता है। जैसे हमारे राजस्थान की जलवायु कैसी है, हमारे उष्णकटिबंधीय जलवायु, आप इसे याद रखेंगे। दक्षिणी भारत में हमारे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा के उत्तर में और दक्षिण में हमारी जलवायु का परिवर्तन होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये कम से कम हमारे 30 से 35 वर्षों का औसत होता है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो जब हम आज जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि पिछले 100 से 150 साल, कितने, 100 से 150 वर्ष, खासकर हमारे औद्योगिक क्रांति के बाद का समय। तो उस समय में मानवीय गतिविधियां, जैसे हमने खूब सारा हमारा जीवाश्म ईंधन जलाया, वनों की कटाई की, इसकी वजह से पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के स्वरूप में जो खतरनाक बदलाव आए हैं, इसे हम क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। इसी वजह से हमारे 1972 में, कब, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। कब, 1972 में, जो होती है हमारी जागरूकता की शुरुआत। तो 1972 से पहले दुनिया का ध्यान केवल विकास और औद्योगिकरण था। कब, 1972 से पहले सारी की सारी दुनिया किस पे ध्यान दे रही थी, केवल केवल विकास और औद्योगिकरण पे ध्यान दे रही थी। लेकिन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में, हाँ, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में ये सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन क्या करता है, दुनिया का पहला सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मेलन था, जिसने क्या पूरी दुनिया को जगाया। कौन सा सम्मेलन था, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये दुनिया का पहला सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मेलन था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान जलवायु परिवर्तन की तरफ जाता है। बात करें इस सम्मेलन का आधिकारिक नाम क्या था, शॉर्ट में कहते हैं इसे यूएनसीएचई, मतलब मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसका पूरा नाम है। इसे कहा गया क्यों, क्योंकि इससे पहली बार ऐसा माना गया है कि मानव का विकास और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या क्या, एक तो मानव का विकास और पर्यावरण का दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यूएनसीएचई इसका आधिकारिक नाम रखा गया था, जिसका पूरा नाम है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसी वजह से हमारे यूएनईपी की स्थापना की जाती है। तो इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो यह इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी यूएनईपी की स्थापना, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बात करें इसकी, तो आज दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी नीतियां होती है, उनका नेतृत्व कौन करता है, यूएनईपी करता है। यूएनईपी मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये ही करता है। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ, हमारे नैरोबी केन्या में। तो आप इसे याद रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पे, हमारे नैरोबी केन्या में। बात करें पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की, तो स्टॉकहोम सम्मेलन को, या स्टॉकहोम जो घोषणा पत्र था, उससे हमारे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात करें, मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसी ने दुनिया भर के देशों के लिए, इसी ने क्या किया, दुनिया भर के देशों के लिए पर्यावरण कानूनों की आदर्शशिला रखी थी। किसने, हमारे स्टॉकहोम सम्मेलन ने। कब हुआ था, 1972 में। कब हुआ, 5 जून को। तो बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की 5 जून को की गई। क्यों, क्योंकि ऐतिहासिक सम्मेलन 5 जून को शुरू हुआ था। जो हमारे स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये हमारे 5 जून को शुरू हुआ था, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत भी 5 जून से ही मानी जाती है। इसलिए लोगों में निरंतर जागरूकता को बनाए रखने के लिए इस दिन को पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। भारत की भूमिका की बात करें, तो उस समय की प्रधानमंत्री थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था, जिसके बाद ही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, जैसे बड़े-बड़े कदम उठाए गए थे, जब हमारे भारत इसमें भाग लेता है। इसके बाद महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है कौन सा, हमारा रियो सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, रियो सम्मेलन 1992 में, जिसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या, अर्थ सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ये था हमारा कार्रवाई का समय। ये क्या था, हमारा कार्रवाई का समय। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के ठीक 20 साल बाद, कितने, ठीक 20 साल बाद, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, कहा, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में दुनिया के सारे देश फिर से इकट्ठा होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया,
पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। क्यों? कि दुनिया के लगभग सभी देश इसके अंदर आए थे और ये हमारे स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल बाद होता है। ये बात करें, इसके अंदर एक सिद्धांत अपनाया गया जिसे कहते हैं एक पृथ्वी सिद्धांत। तो ये इस सिद्धांत से साफ-साफ पता चलता है कि पर्यावरण का कोई भी बॉर्डर नहीं या सीमा नहीं होती। कि पर्यावरण का क्या कोई भी बॉर्डर या फिर सीमा नहीं होती। अगर अमेरिका या चीन प्रदूषण फैलाते हैं तो उसका असर भारत या फिर मालदीव के मौसम पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका या फिर चीन प्रदूषण फैलाएंगे तो उसका असर उन्हीं देशों पे पड़ेगा, बल्कि दूसरे जो पड़ोसी देश है या पूरी दुनिया के पूरे देशों के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसे पर्यावरण को या पृथ्वी को बचाना, इसलिए इसे एक पृथ्वी सिद्धांत कहा गया। बात करें रियो सम्मेलन हो गया, रियो सम्मेलन के बाद कौन-कौन से आउटकम्स या परिणाम आते हैं, इसकी बात करें। तो इस सम्मेलन में जो दस्तावेज जारी किए, उन्हें हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। रियो सम्मेलन की बात कर रहे हैं, तो रियो सम्मेलन के बाद में जो दस्तावेज जारी किए गए थे, उन्हें हम 2 भागों में बाँट के पढ़ेंगे। पहला भाग आता है हमारा कौन-सा मार्गदर्शक दस्तावेज। कौन से दस्तावेज? मार्गदर्शक दस्तावेज जिसे जो कहते हैं नॉन बाइंडिंग थे। नॉन बाइंडिंग का मतलब जो सदस्य देश थे, इन पर इनकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी इनको मानने की। तो पहला हमारे दस्तावेज था मार्गदर्शक दस्तावेज, जिसमें आता सबसे पहला क्या? रियो घोषणा पत्र। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो इसे आप है ना, और आप पर्यावरण और विकास के लिए एक वैश्विक संविधान या दिशा निर्देश मान सकते हैं। वह हम क्या मान सकते हैं रियो घोषणा पत्र को? तो इसे हम क्या है, पर्यावरण और विकास के लिए एक वैश्विक संविधान या दिशा निर्देश मान सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये तय करना था कि देश अपनी आर्थिक तरक्की तो करे, देश क्या अपनी आर्थिक तरक्की तो करे, लेकिन पर्यावरण की कीमत पे नहीं। क्या देश अपनी आर्थिक तरक्की तो कर सकता है, लेकिन किस कीमत पे? पर्यावरण की कीमत पे आर्थिक तरक्की नहीं कर सकता। और इसमें हमारे क्या जो रियो घोषणा पत्र थे, इसमें हमारे 27 सिद्धांत दिए गए थे। इनमें से खास-खास सिद्धांतों की बात करें। कितने सिद्धांत दिए गए? 27 सिद्धांत। जिनमें कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। पहला सिद्धांत था मानव केंद्रित मतलब ह्यूमन सेंट्रिक। विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? इंसान की भलाई। विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? इंसान की भलाई। लेकिन इंसान को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना होगा। ऐसा नहीं कि वो प्रकृति को खत्म कर दे। इंसान को क्या करना होगा? प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना होगा। दूसरा सिद्धांत आता है हमारा कौन सा? सॉवरेनिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब संप्रभुता और जिम्मेदारी की बात करें, तो हर देश अपने प्राकृतिक संसाधन जैसे हमारा कोयला, पानी, जंगल, तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन इनका इस्तेमाल करने के लिए आजाद है। हर देश अपने-अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, उस देश के कोयला है, पानी है, जंगल, तो हर प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करने के लिए आजाद है। लेकिन शर्त ये है कि उनके काम से पड़ोसी या किसी अन्य देश के पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो कोई भी काम कर रहे हैं, उन काम की वजह से जो अन्य पड़ोसी देश है, उनके पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी नदी यदि 5 देशों के अंदर से होके गुजरती है, तो कोई भी देश उस नदी को प्रदूषित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो केवल एक ही देश में नहीं, अन्य देशों से होके भी गुजरती है। जैसे हमारी नदियों का पानी प्रदूषित करना। तो ये संप्रभुता और जिम्मेदारी की बात है। फिर आता है सीबीडीआर। सीबीडीआर का मतलब होता है साझा लेकिन अलग जिम्मेदारी। कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सीबीडीआर क्या बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण बचाना सबकी मतलब साझा जिम्मेदारी है। किसी एक देश की या एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये क्या है? सबकी साझा जिम्मेदारी है। लेकिन विकसित देश जो हमारे अमेरिका, यूरोप, इन्होंने औद्योगिकरण के दौरान पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित किया था। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमारे यूरोपीय देश, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश है, इनके अंदर ही औद्योगिकरण आया था। इसी वजह से इन्होंने शुरुआती दौरान क्या है? पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित किया था। इसलिए इसे सुधारने की जिम्मेदारी और वित्तीय जवाबदेही विकासशील देशों से ज्यादा हमारे विकसित देशों की आप इसे याद रखेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं? साझा लेकिन अलग जिम्मेदारी। तो विकासशील देशों की विकसित देशों की हमारी जिम्मेदारी कम है किसके मुकाबले? विकसित देशों की। क्यों? क्योंकि शुरुआती समय में इन्होंने ही प्रदूषण को ज्यादा बढ़ाया था। फिर सचेत दृष्टिकोण की बात करें, तो बात करें इसकी, तो अगर किसी प्रोजेक्ट से पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान होने का अंदेशा है, वे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और उस प्रोजेक्ट की वजह से क्या है? पर्यावरण को भारी नुकसान होने का अंदेशा है, तो सरकारें ये नहीं कह सकती कि जब तक 100% वैज्ञानिक प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, तब तक हम उसको काम को नहीं रोकेंगे। जैसे कोई प्रोजेक्ट है और ये तय है कि इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा, तो सरकार क्या उसके रोकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं वो तो रुके, क्यों? क्योंकि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सरकार यदि इस चीज़ का इंतज़ार करती रहे कि जब तक हमें 100% इस चीज़ का सर्टिफ़िकेट नहीं मिल जाता, कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, तब तक हम उसे नहीं रोकेंगे। इसका मतलब है खतरे की आशंका होने पर पहले से एहतियात बरतना ज़रूरी है, कि यदि पहले से आशंका हो गई कि भैया ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है, तो उसको शुरू में ही रोक देना है।
फिर प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, पॉल्यूटर पेज की बात करें, जो व्यक्ति, कंपनी या देश प्रदूषण फैलाएगा, जो व्यक्ति, कंपनी या देश क्या है प्रदूषण फैलाएगा, उसे साफ करने या जुर्माने का पूरा खर्चा भी उसी को ही उठाना पड़ेगा, उसी व्यक्ति को, उसी कंपनी को या फिर उसी देश को। उसको साफ करने का या फिर जुर्माने का पूरा खर्चा उसी को उठाना पड़ेगा। आम जनता के टैक्स से उसकी भरपाई नहीं होगी। क्या? आम जनता के टैक्स से उसकी भरपाई नहीं होगी उस प्रदूषण की, आप इसे याद रखेंगे। तो ये हमारे कुछ सिद्धांत थे जो हमारे के रियो घोषणा पत्र था, उसके अंदर 27 सिद्धांत दिए गए थे, जिनमें से कुछ के सिद्धांत हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद आता है हमारा दूसरा, दूसरा क्या आता है? एजेंडा 21। ये सब हम देख रहे हैं जो नॉन बाइंडिंग है। क्या? नॉन बाइंडिंग है। उनकी बात कर रहे हैं। इसमें एजेंडा 21 में 21 शब्द का मतलब क्या है? 21 शब्द का मतलब है 21वीं सदी। क्या मतलब है इसका? 21वीं सदी। तो रियो घोषणा पत्र में जो सिद्धांत तय किए गए थे, उन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाए, उनका एक्शन प्लान था हमारा एजेंडा 21। आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे रियो घोषणा पत्र में जो सिद्धांत तय किए गए थे, हमारे 27 सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को जमीन पर किस तरह से उतारा जाएगा, उनका एक्शन प्लान हमारे एजेंडा 21 था। बात करें इसकी, तो ये कोई कानून नहीं है जिसे मानना मजबूरी हो, ये हमारे क्या गैर बाध्यकारी है, बल्कि ये क्या है, एक स्वैच्छिक मास्टर प्लान है। कैसा? स्वैच्छिक देश आगे बढ़ के इसको अपने यहाँ लागू करे। तो एजेंडा 21 की बात करें तो इसे मुख्य 4 भागों में बाँटा गया है। एजेंडा 21 को क्या 4 भागों में बाँटा गया है। पहला भाग आता है सामाजिक और आर्थिक आयाम। कौन-सा सामाजिक और आर्थिक आयाम की बात करें, तो ये मानता है कि जब तक गरीबी और भुखमरी रहेगी, क्या? जब तक देश के अंदर गरीबी और भुखमरी रहेगी, पर्यावरण नहीं बच सकता। क्या? देश में जब तक गरीबी और भुखमरी रहेगी, तब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना पड़ेगा और लोगों के जीवन स्तर को उठाना, ये इसका पहला लक्ष्य है, आप इसे याद रखेंगे। मतलब सामाजिक और आर्थिक आयाम है ये। फिर संसाधनों के संरक्षण की बात करें, इसके संसाधनों के संरक्षण की बात करें, तो इसके तहत हवा मतलब वायुमंडल को साफ रखना, इसके तहत क्या हमारे वायुमंडल को साफ रखना, जंगलों की कटाई को रोकना और जीवों की जो प्रजातियां हैं, जैसे जैव विविधता, इसको बचाना और कचरे का सही तरीके से निपटान करना शामिल है। इसमें हमारे क्या क्या शामिल है? इसके तहत हमारे वायुमंडल को साफ रखना मतलब हवा को साफ रखना, जंगलों की कटाई को रोकना, जीवों की प्रजातियां मतलब जैव विविधता को बचाना और कचरे का सही तरह से निपटान करना शामिल है। बात करें तीसरा इसका आयाम क्या है? प्रमुख समूहों की भागीदारी। तो पर्यावरण बचाने का काम सिर्फ सरकारें नहीं कर सकती। क्या? पर्यावरण बचाने का काम सिर्फ सरकारें नहीं कर सकती। इसमें हमारे महिलाएं, बच्चे और आदिवासी, आदिवासी की बात करें जो जंगलों के असली रक्षक होते हैं, किसानों और एनजीओ, इनको नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में शामिल करना अनिवार्य बताया गया है। क्या बताया गया है? कि हमें केवल नीतियां बनाने में क्या है, सरकार अपने हिसाब से नीतियां ना बनाए, बल्कि नीतियां बनाते समय किन किन को शामिल करे, किन किन की राय ले? महिलाएं, बच्चे, आदिवासी, किसान, एनजीओ, इनको शामिल किया जाना चाहिए नीतियां बनाने के दौरान। चौथा आयाम आता हमारा कौन सा? इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्यान्वयन के साधन, उसकी बात करें तो विकासशील देशों के पास, किसके पास? विकासशील देशों के पास पर्यावरण बचाने के लिए पैसे और तकनीक की कमी है। आप इसे याद रखेंगे, विकासशील और जो अविकसित देश है, उनके पास क्या पर्यावरण बचाने के लिए पैसे भी नहीं है, साथ साथ तकनीक भी नहीं है। इसलिए विकसित देशों को उन्हें क्या है, आधुनिक तकनीक और वित्तीय मदद उपलब्ध करानी होगी। किनको? विकसित देशों को उन्हें आधुनिक तकनीक और वित्तीय जो मदद है वो उपलब्ध करानी होगी। बात करें एजेंडा 21 की, स्थानीय एजेंडा 21 की बात करें तो हर देश की ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को, क्या हर देश की ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के हिसाब से अपने खुद का लोकल एक्शन प्लान बनाना होगा। क्या बनाना होगा? लोकल एक्शन प्लान बनाना होगा, जिसे स्थानीय एजेंडा 21 कहते हैं। अब हमने दो तो देख लिए, एजेंडा 21 देख लिया, रियो घोषणा पत्र देख लिया, दोनों के दोनों नॉन बाइंडिंग थे। अब आता हमारा वन सिद्धांत, जैसे कहते हैं फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये भी हमारा नॉन बाइंडिंग है। इसकी बात करें तो दुनिया भर के जंगलों, चाहे वो बर्फ वाले इलाके में हो चाहे गर्म इलाके में हो, तो दुनिया भर के सारे जंगलों को बचाने और उनका सही प्रबंधन करने का वैश्विक प्रयास था। क्या? हमारे दुनिया भर के जंगलों को बचाने और उनका सही प्रबंधन करने का पहला वैश्विक प्रयास था हमारा कौन सा? वन सिद्धांत, जिसे फॉरेस्ट प्रिंसिपल कहते हैं। बात करें इसे गैर बाध्यकारी बनाया गया। क्या गैर बाध्यकारी बनाया गया? लेकिन क्यों? क्योंकि उस समय क्या विकसित देश चाहते थे कि जंगलों को वैश्विक संपदा घोषित कर दिया जाए। जितने भी जिस जिस देश के अंदर जो भी जंगल है, उन्हें क्या माना जाए? वैश्विक संपदा माना जाए। जबकि विकासशील देशों ने इस चीज का विरोध किया। क्यों? क्योंकि जंगल उनके क्षेत्र के अंदर आते थे, इसलिए उनका उन्होंने विरोध किया। इसलिए इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया जा सका, क्योंकि दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। विकसित देश चाहते थे कि जंगलों को वैश्विक संपदा घोषित किया जाए, जबकि हमारे विकासशील देश चाहते थे कि ये ऐसा ना हो। बात करें हमारे राष्ट्रीय संप्रभुता की,
किसकी राष्ट्रीय संप्रभुता की बात करें तो इसके तहत ये माना गया कि किसी भी देश के जंगल उनकी अपनी संपत्ति है। जिस देश के अंदर वो जंगल आते हैं तो उस देश की वो अपनी संपत्ति है और वह अपनी आर्थिक जरूरत जैसे लकड़ी या जमीन इनके लिए उन जंगलों का उपयोग कर सकता है, बशर्ते वह विकास के साथ सतत हो, मतलब सस्टेनेबल होना चाहिए। फिर स्थानीय लोगों के अधिकार की बात करें तो जंगल के संरक्षण में उन आदिवासियों और स्थानीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति और आजीविका की रक्षा की जानी चाहिए जो सदियों से उन जंगलों में रह रहे हैं। तो उनके जो हमारे अधिकार है, संस्कृति और आजीविका, उनकी रक्षा की जानी चाहिए जो हमारे जंगलों के अंदर रह रहे हैं। तो स्थानीय लोगों का अधिकार भी जरूरी है, वन सिद्धांत के अंदर है ये सब। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो दुनिया भर में पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए, क्या दुनिया भर में पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए अमीर देशों के द्वारा गरीब देशों को, या अमीर देशों के द्वारा गरीब देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए ताकि वो अपने जंगलों को काटने से बचा सके। तो ये वन सिद्धांत के अंदर हमने कौन कौन से सिद्धांत देख लिए। एक तो ये गैर बाध्यकारी है, दूसरा राष्ट्रीय संप्रभुता की बात, तीसरे स्थानीय लोगों के अधिकार की बात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये वन सिद्धांत के अंदर हमने देखा। अब हम देखेंगे ये तुम्हारे जितने भी तीन सिद्धांत थे, रियो घोषणा पत्र, एजेंडा 21 और वन सिद्धांत, तीनों के तीनों हमारे क्या गैर बाध्यकारी थे। अब बात करेंगे कौन से कानून बाध्यकारी है, मतलब कानूनन बाध्यकारी समझौते की बात करें जो रियो के तीन बड़े स्तंभ है। तो रियो के तीन बड़े स्तंभों के बारे में देखेंगे। तो पृथ्वी सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता, या पृथ्वी सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता, ये तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियों का जन्म था जिन्हें हम रियो कन्वेंशन भी कहते हैं। बात करें तीन कौन कौन से। पहला तुम्हारा यूएन एफ ट्रिपल सी के, यूएन एफ ट्रिपल सी की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क, दूसरा हमारा सीबीडी मतलब जैव विविधता अभिसमय, और तीसरा था हमारा यूएनसीसीडी। या तीसरा कौन सा था? यूएनसीसीडी मतलब मरुस्थलीकरण रोकथाम, आप इसे याद रखेंगे। तो तीनों के बारे में हम डिटेल से भी देखेंगे। पहले एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला हमारा यूएनएफ ट्रिपल सी था, तो इसका उद्देश्य क्या था? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करना। क्या? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करना ताकि हमारी ग्लोबल वार्मिंग सके। आजकल जो हमारे कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठकें होती है वो हमारी यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत ही होती है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा हमारा सीबीडी मतलब जैव विविधता अभिसमय, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के पेड़ पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां उनके नष्ट होने से बचाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? हमारे पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के पेड़ पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों को नष्ट होने से बचाना हमारे जैव विविधता अभिसमय के अंदर आता है। तीसरा आता है यूएनसीसीडी मतलब मरुस्थलीकरण रोकथाम। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमारा उपजाऊ जमीनों पर रेगिस्तान में बदलने से रोकना, या उपजाऊ जमीनों को क्या है रेगिस्तान में बदलने से रोकना और सूखे के प्रभाव को कम करना हमारे यूएनसीसीडी के अंदर आता है। अब तीनों घोषणा पत्रों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। पहला आता हमारा कौन सा? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी। तो तीन इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। पहला यूएनएफ ट्रिपल सी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका पूरा नाम है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन जो हमारे रियो डी जेनेरो में होता है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी हमारी यूएनएफ ट्रिपल सी। बात करें तो इसके उद्देश्य की, तो इसका एकमात्र लक्ष्य क्या था? हवा में जो हमारे ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, इनके स्तर को इस सीमा तक रोकना है। क्या करना है? इस सीमा तक रोकना है कि ये पृथ्वी के प्राकृतिक जलवायु संतुलन को ना बिगाड़े। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगी, लेकिन कहीं तो रोकना ही पड़ेगा। तो कहीं रोकने की बात करें तो किस कहाँ तक रोकना है? तो इस संतुलन पे जाके इसको रोकना है, इस सीमा तक जाके इसे रोकना है कि ये क्या हमारे पृथ्वी के प्राकृतिक जलवायु संतुलन को ना बिगाड़े और मानव विकास भी बिना रुके चलता रहे। क्या? मानव विकास भी क्या बिना रुके चलता रहे। लागू होने की बात करें तो ये हमारे 21 मार्च 1994 को, कब? 21 मार्च 1994 से पूरी दुनिया में लागू हो गया था। और वर्तमान में 196 देश और यूरोपीय संघ हमारे यूएनएफ ट्रिपल सी के सदस्य हैं, आप इसे याद रखेंगे। यूएनएफ ट्रिपल सी 21 मार्च 1994 को पूरी दुनिया में लागू हो गया था और हमारे 196 देश और यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। अब बात करें यूएनएफ ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। कौन कौन से अनुच्छेद है उनकी बात करें। पहला अनुच्छेद आता है हमारे अनुच्छेद 31 जिसे सीबीडीआर कहते हैं, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका सीधा सीधा मतलब हमने पहले तो देख लिया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने की जिम्मेदारी सामान्य है, मतलब सबकी है। ऐसा नहीं किसी विशेष देश, संस्था या व्यक्ति की, ऐसा नहीं है, सबकी सामान्य है, यानी सभी देशों की है। लेकिन ये जिम्मेदारी विभेदित है, डिफरेंशिएटेड है। कैसे? यानी कि ये अलग अलग है कि विकसित देश जैसे हमारे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश है, इन्होंने औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया था, इसी वजह से हमारे तापमान वृद्धि हो रही है।
इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों की ज़िम्मेदारी कम है। ऐसा नहीं है, नहीं है, इनकी ज़िम्मेदारी कम है और विकसित देशों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। इसे हम कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे। अब हम बात करें यूएनएफ ट्रिपल सी के जो ऐतिहासिक सम्मेलन है, जिसे कॉप सम्मेलन भी कहते हैं। तो कॉप की बात करें जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कहते हैं। तो ये हमारे यूएनएफ ट्रिपल सी के सभी सदस्य देशों की एक वार्षिक बैठक है। क्या? सभी सदस्य देशों की एक वार्षिक बैठक है, हर साल इसमें बैठते हैं। इसमें हमारे पिछले लक्ष्य तय किए गए थे, उनकी समीक्षा की जाती है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए नए नियम बनाए जाते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के दौरान। अब बात करें इनकी शुरुआत की, तो शुरुआती और मध्य दौर की बात करें कॉप सम्मेलन की। तो कोप पहला होता है 1995 में, कहाँ पे? बर्लिन में। तो ये हमारा पहला सम्मेलन था जहाँ देशों ने मिलकर काम करने की शुरुआत की थी। कोप थर्ड की बात करें, सभी के बारे में नहीं बात करेंगे, कुछ खास खास उनके बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कोप थर्ड थ्री है, जो 1997 में हुआ था क्योटो के अंदर। इसे हमारा क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ये इतिहास का पहला ऐसा समझौता था जिसमें विकासशील देशों पर कार्बन उत्सर्जन करने की कानूनी बाध्यता थोपी गई थी। किससे? हमारे विकसित देश है, तो ये इतिहास का पहला ऐसा समझौता था जिसमें हमारे विकसित देशों पर कार्बन उत्सर्जन कम करने की विकसित देशों पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कानूनी बाध्यता, मतलब लीगली बाइंडिंग थोपी गई थी कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर कोप 13 आता है 2007 के अंदर। 2007 के अंदर कहाँ? बाली के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? बाली रोड मैप कहते हैं। तो बाली रोड मैप की बात करें, ताकि हमारे तैयार किया गया, ताकि हमारे 2012 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होने पर, क्यों? क्योंकि हमारे ये 15 साल का समय दिया गया था जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। आप इसे देख सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों पर उत्सर्जन कम करने के लिए कानूनी बाध्यता दी गई और उसका समय दिया गया कितने? 15 साल का। 15 साल मतलब 2012। 2012 का समय दिया गया था, इसीलिए हमारे बाली सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2012 में 15 साल खत्म हो जाएंगे, तो हमें इसके बारे में सोचना है। 2007 से शुरू कर दिया था कि 2012 के बाद क्या करना है। तो ये बाली रोड मैप था। रोड मैप का मतलब आगे क्या करना है, ताकि हमारे 2012 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होने पर एक रणनीति बनाई जा सके। क्या? कौन सी रणनीति हो? जिसमें 4 स्तंभ हो। कितने? 4 स्तंभ होंगे। 2012 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल जब खत्म हो जाएगा, तो एक रणनीति बनाई जा सके जिसमें 4 स्तंभ तय किए गए। और बात करें कौन-कौन से 4 स्तंभ थे। पहला स्तंभ आता है हमारा शमन, मतलब गैसें हैं उनको कम करना, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग करती है, उन गैसों को कम करना। अनुकूलन, मतलब बदलते हुए मौसम के हिसाब से ढलना। तो पहला तो शमन है, मिटिगेशन है, दूसरा हमारा एडेप्टेशन है जिसे अनुकूलन कहते हैं, तो बदलते हुए मौसम के हिसाब से ढलना। तीसरा हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब तकनीकी हस्तांतरण। और चौथा फाइनेंस, मतलब वित्त, मतलब पैसा। तो ये 4 स्तंभ है जिनको तय करने के लिए हमारा बाली रोड मैप बनाया गया है। फिर 2009 आता है। 2009 की बात करें, कोप 15, कोप 15, ये हमारे क्या कोपेनहेगन के अंदर हुआ था। तो इस सम्मेलन बहुत ज्यादा विवादित था। ये जो सम्मेलन था ये बहुत ज्यादा विवादित था। इसमें अमेरिका आगे निकल के आता है और कहता है, क्या कहता है? कि विकासशील देश जैसे भारत और चीन, इनको भी कार्बन कटौती करनी ही पड़ेगी। क्या? इनको भी कार्बन कटौती करनी ही पड़ेगी। कौन कौन से? भारत और चीन को। तो अमेरिका सबसे आगे निकल के आता है, वो कहता है कि हम तो चलो कार्बन कटौती कर लेंगे, लेकिन विकासशील देश जैसे हमारे भारत और चीन, उनको भी अपनी अपनी कार्बन कटौती करनी पड़ेगी। भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इसका विरोध करते हैं और उन्होंने एक समूह बना लिया जिसको कहते हैं बेसिक। उन्होंने मिलकर इस चीज का विरोध किया, अमेरिका ने जो कहा उसका विरोध किया। और अंत में हमारे कोपेनहेगन अकॉर्ड पर सहमति होती है, जिसमें हमारे वैश्विक तापमान को 2 डिग्री तक सीमित रखने का लक्ष्य किया गया। कितना? 2 डिग्री तक सीमित रखने का लक्ष्य किया गया, जिसमें हमारे कोपेनहेगन अकॉर्ड के तहत। बात करें फिर अगली हमारी आती है कोप 19। कोप 19 की बात करें, जो वार्सो के अंदर होती है 2013 के अंदर। 2013 के अंदर वार्सो के अंदर हमारे कोप 19 होती है। और इसमें पहली बार जो हमारे छोटे देश है, जो हमारे द्वीपीय देश है, छोटे छोटे, जिन्हें AOSIS भी कहते हैं, तो उन्होंने लॉस एंड डैमेज का मुद्दा उठाया। क्यों? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण के अंदर हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या, तटों का तट डूब रहे हैं पानी की वजह से, क्योंकि पानी का स्तर ऊपर आ रहा है, इस वजह से तट डूब रहे हैं। अब तट डूबने की वजह से हमारे द्वीपीय देश है, इनको खतरा है, तो उनका लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो गया तुम्हारे, तो क्या कहते हैं, औद्योगिकरण की वजह से। तो उन्होंने सबसे पहले इसका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसका मुआवजा विकसित देशों को हमें देना पड़ेगा। कब? 2013 के अंदर, जो वार्सा के अंदर हुआ था, दो कॉप 19 के अंदर, तो हमारे द्वीपीय देशों ने ये मुद्दा उठाया था। फिर अब बारी आती है हमारी किसकी? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की। पेरिस समझौता और उसके बाद के सम्मेलनों की बात करें। ये आता हमारा कौन सा? 2015 के अंदर, पेरिस के अंदर, जिसे कोप 21 कहते हैं। तो क्योटो के बाद का सबसे बड़ा पेरिस समझौता था। पहले क्योटो आता है
2012 में खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या आता है, पेरिस समझौता आता है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री से नीचे और यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री तक सीमित रखा जाए। क्या कम से कम कितना, 2 डिग्री से नीचे रखा जाए, और यदि कोशिश हो कितना, 1.5 डिग्री तक भी रख सकते हैं। फिर आता है हमारा 2024 का हमारा कैटोविच। आप सोचेंगे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में डिटेल से क्यों नहीं बता रहे, तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को थोड़ा आगे हम डिटेल से देखेंगे, दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो कोप 24 की बात करें 2018 के अंदर कैटोविच के अंदर होता है। यहाँ हमारे पेरिस समझौते को लागू करने के लिए पेरिस नियम पुस्तिका मतलब पेरिस रूल बुक बनाई गई थी, क्योंकि जो पेरिस समझौता था उसको लागू करने के लिए हमारे क्या बनाई गई, पेरिस नियम पुस्तिका। फिर कोप 26 आता है 21 2021 के अंदर ग्लासगो के अंदर, जहां हमारे ग्लोबल मीथेन प्लीज ली गई। क्या की गई, ग्लोबल मीथेन प्लीज ली गई, शपथ ली गई, जिसमें हमारे मीथेन गैस में हमारे 30% कटौती का लक्ष्य रखा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल मीथेन प्लीज कहा गया। किसे, 2021 के ग्लासगो सम्मेलन में। और भारत ने क्या किया, भारत का पंचामृत भी हमारे 2021 के अंदर ही आता, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने 5 बड़े लक्ष्य रखे थे। जिनकी बात करें तो वो लक्ष्य क्या थे। पहला लक्ष्य था कि हमारे 2021 की बात करें, 2021 में हमने तय कर दिए थे 5 बड़े लक्ष्य। पहला लक्ष्य था हमारा 2030 तक, कब, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। तो 2030 तक हमारे गैर जीवाश्म मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन ऊर्जाओं से हमारी ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। कब तक, 2030 तक। फिर बात करें 50% नवीकरणीय ऊर्जा, कितनी, 50% नवीकरणीय ऊर्जा 2030 तक। तो 2030 तक देश की कुल ऊर्जा जरूरतों का 50% हिस्सा हम नवीकरणीय ऊर्जाओं से पूरा करेंगे। कितना, 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेंगे। फिर बात करें 2030 तक 1 अरब टन उत्सर्जन कटौती। तो 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में क्या, कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना। कितनी, 1 अरब टन की कमी लाना हमारे किसमें, अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में। ये हमारा लक्ष्य था कब, 2030 तक का। फिर 2030 तक की बात करें तो हमारे 45% कार्बन तीव्रता में कमी लाना। क्या, 45% कार्बन तीव्रता में कमी की बात करें तो 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कितना, 45% तक कम करना। ये हमारे ये भी लक्ष्य 2030 तक का रखा गया था। मतलब प्रति इकाई जीडीपी उत्सर्जन को 45% तक कम लाना इसका उद्देश्य था। तो पंचामृत का चौथा सिद्धांत क्या था, 45% कार्बन तीव्रता में कमी। पांचवा और आखिरी आता 2070 तक हम नेट जीरो को प्राप्त कर लेंगे। क्या, नेट जीरो को प्राप्त कर लेंगे, मतलब 2070 तक शुद्ध शून्य, जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का अंतिम लक्ष्य हासिल किया गया। मतलब जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे और उतना ही सोखने का भी काम करेंगे। कब तक, 2070 तक नेट जीरो कर देंगे। तो ये हमारे पंचामृत सिद्धांत दिया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कब, कोप 26 2021 के अंदर, जो हमारे ग्लासगो के अंदर हुआ था। फिर आता हमारा कोप 27, ये हमारे 2022 के अंदर हुआ था, जिस कहाँ पे, शर्म अल शेख के अंदर। कहाँ, शर्म अल शेख के अंदर 2022 में कोप 27 होता है। और अंततः इस सम्मेलन में क्या, गरीब देशों को मुआवजा देने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की सहमति मिल जाती है। जो हमारे गरीब देश है उनका जो लॉस हुआ है, द्वीपीय देश है उनका जो लॉस हुआ है, उसके लिए क्या, एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की सहमति बनती है। अब हाल ही जो हमारे सम्मेलन होते हैं उनकी बात करें, जो हमारे 2024 से 2027 की बात करेंगे। आप सोचेंगे 27 तो आया ही नहीं, लेकिन पहले से तय तो हो ही गया है। 2024 की बात करें, 2024 में हमारे बाकू अजरबैजान में होता है। जो कोप 29 कहाँ होता है, बाकू अजरबैजान में। इसे हमारे फाइनेंस कॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनेंस कॉप भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ सारा विवाद पैसे पर ही था। क्या, सारा का सारा विवाद क्या था, पैसे पर ही विवाद हुआ था। वित्तीय लक्ष्य क्या रखा गया, विकसित देशों ने कहा कि वे 2035 तक, क्या, विकसित देशों ने कहा कि वे 2035 तक विकासशील देशों को सालाना 300 बिलियन डॉलर देंगे। कितना, 300 बिलियन डॉलर देंगे। लेकिन विकासशील देश 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग कर रहे थे। कितने, 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग कर रहे थे। इसलिए वे निराश हो गए। कौन, विकसित देश निराश हो जाते। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि हम तो भैया 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं देंगे, जबकि हमारे क्या, विकासशील देश मांग कर रहे थे, 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग कर रहे थे। इसलिए क्या, सभी के सभी लोग निराश हो जाते हैं। कार्बन मार्केट की बात करें तो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत, किसके तहत, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन ट्रेडिंग को नियंत्रित करने के लिए नियम तय होते हैं। इसमें क्या, कार्बन ट्रेडिंग को नियंत्रित करने के लिए नियम तय होते हैं अनुच्छेद 6 के तहत। ये थे हमारे क्या, कॉप 29 2024 के अंदर हुई थी, जो बाकू अजरबैजान में। फिर होता है कोप 30। कोप 30 कब होता है, 2025 के अंदर बेलेम ब्राजील के अंदर। तो इसे कार्यान्वयन कॉप मतलब कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कहा गया। क्यों, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल वादे करना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पे लागू करना था। क्या,
इसका उद्देश्य केवल वादे करना नहीं था, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करना था। बेलम पैकेज की बात करें तो इसमें हमारे 56 निर्णय लिए गए थे। बेलम पैकेज में कितने 56 निर्णय लिए गए थे जो हमारे जलवायु वित्त और अनुकूलन पे केंद्रित थे। तो किस पे थे? हमारे जलवायु वित्त और अनुकूलन पे केंद्रित थे। तो बात करें मुतियारो समझौता की, तो ब्राजील का एक शब्द है हमारे मुतियारो। इससे प्रेरित होकर देशों के बीच में व्यवहारिक सहयोग पर जोर दिया गया। ब्राजील का शब्द था मुतियारो, इसी के से प्रेरित होकर देशों के बीच में व्यवहारिक सहयोग पर जोर दिया गया। फिर एक फंड बनाया गया। फंड की बात करें तो फंड का नाम था टी ट्रिपल एफ। टी ट्रिपल एफ की बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। तो जंगलों को बचाने के लिए, किसके लिए? जंगलों को बचाने के लिए 5.5 बिलियन डॉलर का, कितना? 5.5 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया गया, जिसका 20% स्थानीय लोगों को मिलेगा। कितना फंड? हमारे 5.5 बिलियन डॉलर का एक फंड लॉन्च किया गया, जिसका 20% क्या? स्थानीय लोगों को मिलेगा। व्यापार नीतियों की बात करें तो भारत के दबाव में यह तय हुआ कि व्यापार नीति की बात करें तो भारत ने दबाव बनाया, और भारत के दबाव में यह तय हुआ कि यूरोपीय संघ जैसे हमारे एक तरफा कार्बन टैक्स अनुचित और भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए, कि हमारे जो यूरोपीय संघ जैसे जो हमारे एक तरफा कार्बन टैक्स है, ये अनुचित और भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। ये हमारे किसके दबाव में तय हुआ था? ये हमारे भारत के दबाव में तय होता है। 2026 की बात करें, जो वर्तमान में हुआ तो नहीं है लेकिन होगा, तो 2026 में हमारे कोप 31 होता है, होगा। बात करें इसके बारे में पहले से क्या तय किया गया है, तो तुर्की के अंदर होगा। कहाँ? अंटाल्या, तुर्की के अंदर होगा। तो तुर्की इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि हमारे ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री वार्ताओं की अध्यक्षता करेंगे। क्या? ऑस्ट्रेलिया के जो जलवायु मंत्री है, ये वार्ताओं की अध्यक्षता करेंगे। इसमें क्या फोकस किया जाएगा? इसमें हमारे प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय देशों पर जलवायु संकट के खतरे को प्राथमिकता दी जाएगी। ये हमारे नवंबर दिसंबर के आसपास होगा। और अब कोप 32 की बात करें 2027 में अदीस अबाबा इथोपिया के अंदर होगा। कहाँ? अदीस अबाबा इथोपिया में होगा। और इस सम्मेलन हमारे अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया में होगा। जब हमारे किस पे चर्चा की जाएगी? यह हमारी चर्चा होगी अफ्रीका में भूखे भूखे क्या सूखे, भुखमरी और लॉस एंड डैमेज फंड के सही वितरण पे चर्चा होगी, कि लॉस एंड डैमेज फंड में जो पैसा आएगा उसको किस तरह से बांटा जाएगा। इस पर चर्चा होगी कब? हमारे कोप 32 2027 के अंदर, जो कहाँ होगा? अदीस अबाबा इथोपिया में। तो हमने यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में तो देख लिया। तो पहला हमारा बाइंडिंग समझौता देख लिया, हमारा कौन सा? यूएनएफ ट्रिपल सी। दूसरा आता है हमारा कौन सा? यूएनसीसीडी। दूसरा कौन सा था? यूएनसीसीडी, जिसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान। जिसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान। आगे देखते हैं इसे। तो यूएनसीसीडी की बात करें तो यूएनसीसीडी हमारे 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन से निकली 3 प्रमुख संधियों में से एक है। यूएन ट्रिपल सी के बारे में, यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में तो हमने देख लिया। अन्य 2 हमारे यूएनएफ ट्रिपल सी है, सीबीडी के बारे में भी देखेंगे। बात करें इसकी स्थापना लागू होने की, तो इसे हमारे 17 जून 1994 को पेरिस में अपनाया गया था। यूएनसीसीडी की बात करें तो इसे कब अपनाया गया? हमारे पेरिस में अपनाया गया था, इसलिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब? 17 जून को मनाया जाता है हमारे विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। और ये हमारे क्या 1996 से लागू हो गया था। यूएनसीसीडी क्या हमारे 1996 से लागू हो गया था। सचिवालय की बात करें तो यूएनसीसीडी का मुख्यालय हमारे कहाँ? बॉन जर्मनी में। कहाँ पे इसका मुख्यालय? बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय, आपसे याद रखेंगे। बात करें यूएनसीसीडी के अंदर में हमारे कॉप होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, तो यूएनसीसीडी में हमारे क्या कॉप होते हैं। तो हमारे कॉप 16 और कॉप 17 की बात करें, क्यों? क्योंकि ज्यादा पुराने की तो बात करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लेटेस्ट वाले ही देखेंगे। तो कॉप 16 और कॉप 17 की बात करें तो कोप 16 और कोप 17 ये हमारे पर्यावरण कूटनीति के नवीनतम घटनाक्रम है। क्या? हमारे क्या पर्यावरण कूटनीति के नवीनतम घटनाक्रम। तो सबसे पहले यूएनसीसीडी का कोप 16 देख लेते हैं, जो कहाँ हुआ था? हमारे दिसंबर 2024 में। कहाँ? रियाद, सऊदी अरब में। कहाँ पे होता है? रियाद, सऊदी अरब में हमारे क्या कोप 16 का सम्मेलन होता है। यह अब तक का सबसे बड़ा भूमि बहाली मतलब लैंड रिस्टोरेशन का सम्मेलन था। ये हमारा क्या था? अब तक का सबसे बड़ा भूमि बहाली मतलब लैंड रिस्टोरेशन का सबसे बड़ा सम्मेलन है, आप इसे याद रखेंगे। बात करें इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हमारा आवर लैंड आवर फ्यूचर। क्या थी? आवर लैंड आवर फ्यूचर इसकी थीम थी, मतलब हमारी भूमि हमारा भविष्य इसकी थीम थी। वित्तीय संकल्प की बात करें तो दुनिया भर की बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से लड़ने के लिए, क्या हमारे दुनिया भर की जो बंजर जमीन है उसको फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से लड़ने के लिए 12 बिलियन डॉलर मतलब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जुटाने का संकल्प किया गया। तो कोप 16 के अंदर क्या किया गया? हमारे
12 बिलियन डॉलर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जुटाने का संकल्प किया गया। फिर रियाद वैश्विक सुखा लचीलापन भागीदारी की बात करें, तो रियाद हमारे क्या सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब ने कमजोर देशों की मदद के लिए ये एक तरह का विशेष ढांचा तैयार किया था, रियाद वैश्विक सुखा लचीलापन भागीदारी। स्वदेशी लोगों की भूमिका की बात करें इसके अंतर्गत, तो इसमें पहली बार देशज लोगों का फोकस या देशज लोगों का फोरम मतलब इंडिजिनस पीपल्स फोरम बनाया गया, आप इसे याद रखेंगे। तो इसमें स्वदेशी लोगों की भूमिका को बढ़ावा दिया गया, जिसका मतलब है कि वैज्ञानिक अब ये मान रहे हैं कि जंगलों और जमीनों को बचाने के लिए पारंपरिक ज्ञान आदिवासियों और स्थानीय लोगों के पास ज्यादा है, और वह आधुनिक तकनीक से ज्यादा कारगर है। जो उनके पास है, किनके पास, आदिवासी और स्थानीय लोगों के पास जो ज्ञान है वो हमारे आधुनिक तकनीकों से ज्यादा है। ये हमारे क्या देशज लोगों का फोरम इंडिजिनस पीपल्स फोरम बनाया गया था इसके अंदर। ये था हमारा क्या कोप 16 जो रियाद सऊदी अरब में हुआ था दिसंबर 2024 में। फिर बात करें अगस्त 2026 की, क्या अगस्त 2026 की बात करें, कोप 17 जो ये सम्मेलन क्या मध्य एशिया के देश मंगोलिया में होगा, क्योंकि अभी तो अगस्त आया नहीं, अगले महीने अगस्त है, तो इसका होगा 2026 में। कहा उलान बतौर या उलान बटोर मंगोलिया के अंदर होगा, जिसकी थीम क्या होगी, रिस्टोरिंग लैंड रिस्टोरिंग होप मतलब भूमि की बहाली और आशा की बहाली। ग्लोबल ड्राउट फ्रेमवर्क, इसके तहत क्या किया जाएगा, ग्लोबल ड्राउट फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, मतलब सूखे का वैश्विक कानून तैयार किया जाएगा। तो कोप 16 जो हमारे सऊदी अरब में हुआ था, उसमें सूखे से निपटने के लिए किसी बड़े कड़े वैश्विक नियम बनाने पर सहमति नहीं बन पाई थी। तो कोप 16 में सूखे से निपटने के लिए किसी कड़े वैश्विक नियम पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब कोप 17 में इसी नियम मतलब फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा। बात करें पशुपालकों और चारागाहों पर जोर देने की, क्या पशुपालकों और चारागाहों पर जोर देने की बात करें, तो मंगोलिया एक ऐसा देश है जहाँ की बहुत बड़ी आबादी खानाबदोश है, मतलब नोमैडिक है, और पशुपालन पर निर्भर है। किस पे निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है। संयोग से देखें तो संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष भी घोषित किया है। तो ये वाला वर्ष है 2026, इसे संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष भी घोषित किया है। इसलिए इस सम्मेलन में क्या घास के मैदानों मतलब जो रेंज लैंड है इनको मरुस्थल बनने से रोकने और पशुपालकों के अधिकार को बचाने पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये कहाँ होगा, हमारे मंगोलिया के अंतर्गत उलान बटोर में, तो अगले महीने। तो ये तो हमने क्या यूएनसीसीडी के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे किसके बारे में, जैव विविधता अभिसमय मतलब सीबीडी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, सीबीडी के बारे में बात करेंगे। सीबीडी मतलब जैव विविधता अभिसमय। बात करें ये क्या है, तो 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में ये देख लेंगे हम। तीन हमने जो कानूनी दस्तावेज थे जो बाध्यकारी थे, यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में देख लिया, यूएनसीसीडी के बारे में देख लिया। अब बात करेंगे सीबीडी के बारे में जो तीसरे नंबर का है। तो 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन से दुनिया को बचाने के लिए क्या, 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन से दुनिया को बचाने के लिए तीन बड़ी अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई थी, जिनमें हमारे यूएनएफ ट्रिपल सी जलवायु के लिए, यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण के लिए, और तीसरी थी सीबीडी मतलब जैव विविधता के लिए। तीनों के बारे में देख लिया हमने, दो के बारे में तो देख लिया, तीसरा देख रहे हैं। तो ये सीपीडी की बात करें, जैव विविधता अभी समय की, तो ये हमारे 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। कब, 29 दिसंबर 1993 को इसे लागू किया गया। बाध्यकारी की बात करें तो ये बहुत ही सख्त सदस्य देशों के लिए कानून ने बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग समझौता है। बात करें इसकी फिलोसफी की, तो इसका मुख्य दर्शन क्या है, सीबीडी का सबसे क्रांतिकारी पहलू ये है, क्या सीबीडी का सबसे क्रांतिकारी पहलू ये था कि इसने माना किसी देश के जंगल, पेड़ पौधे, जानवर उस देश की अपनी संप्रभु संपत्ति है। क्या, इसी में माना गया है कि किसी भी देश की जंगल है, पेड़ पौधे हैं और जानवर है, मतलब उनकी आनुवंशिक संपदा, ये सब उस देश की अपनी खुद की संप्रभु संपत्ति है, मतलब सॉवरेन प्रॉपर्टी है। अगर किसी विदेशी कंपनी जैसे अमेरिका की कोई दवा कंपनी भारत के नीम या हल्दी का इस्तेमाल करके कोई दवा बनाती है, क्या, भारत के नीम या फिर हल्दी का इस्तेमाल करके कोई दवा बनाती है और करोड़ों रुपए कमाती है, तो उस कंपनी को भारत सरकार और उस इलाके के आदिवासियों को रॉयल्टी मतलब मुनाफे का हिस्सा देना पड़ेगा। क्या, उस देश को साथ ही साथ उस कम्युनिटी को या जो आदिवासी है उनको हमारे जो हिस्सा है उसका हिस्सा देना पड़ेगा, जो कमाई है उसका हिस्सा या रॉयल्टी देनी होगी। ये हमारी क्या मुख्य दर्शनीय फिलोसफी है इसकी। बात करें सीबीडी के मुख्य स्तंभों की, सीबीडी के हमारे तीन मुख्य स्तंभ है, कितने, तीन मुख्य स्तंभ या तीन उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य आता है हमारा कौन सा, जैव विविधता का संरक्षण, मतलब वनस्पतियों और जीवों की बात कर रहे हैं, तो जैव विविधता का संरक्षण पहला उद्देश्य। दूसरा स्तंभ आता है हमारा कौन सा, संसाधनों का सतत या टिकाऊ उपयोग, तो संसाधनों का सतत या टिकाऊ उपयोग की बात करें तो आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले लाभों का समान बंटवारा, क्या,
आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले जो लाभ है उनका समान बंटवारा। तो ये 3 हमारे मुख्य स्तंभ या मुख्य उद्देश्य हैं। बात करेंगे हमारे सीबीडी के तहत हुए 2 ऐतिहासिक प्रोटोकॉल की। जो हमारे सहायक समझौते थे सीबीडी के तहत वो कौन-कौन से थे? तो सीबीडी के लक्ष्य को लागू करने के लिए दुनिया के देशों ने या सीबीडी के लक्ष्य को लागू करने के लिए दुनिया के देशों ने 2 विशेष प्रोटोकॉल मतलब नियम पुस्तिकाएँ तैयार की थी। बात करें कौन-कौन सी नियम पुस्तिकाएँ इनकी। पहला आता है हमारा कार्टाजाना प्रोटोकॉल। क्या था? कार्टाजाना प्रोटोकॉल हमारे 2000 के अंदर आया था, जिसे हम कहते हैं कार्टाजाना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। तो बात करें इसमें क्या फोकस किया गया है? तो इसमें फोकस किया गया जीवित संशोधित जीव मतलब एलएमओ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। ये हमारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारे जीवित संशोधित जीवों जैसे हमारा एलएमओ है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे बीटी कॉटन है बीटी बैंगन है इनसे जुड़ा हुआ है। बात करें इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें कि अगर कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जीन बदलकर कोई नया पौधा या जीव बनाता है, क्या कि अगर कोई वैज्ञानिक क्या प्रयोगशाला में जीन बदल के कोई नया पौधा या जीव बनाता है, तो वह आम पर्यावरण या अन्य क्या तो वह क्या आम पर्यावरण और अन्य प्रजातियों के लिए खतरा बन सकता है। कार्टारजन प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करता है कि जैसे ऐसे एलएमओ का व्यापार या एक देश से दूसरे देश में ले जाना सुरक्षित हो। बात करें इसका उद्देश्य की तो दोबारा बता देते हैं कार्टारजन प्रोटोकॉल का उद्देश्य कि अगर कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जीन बदलकर कोई नया पौधा या जीव बनाता है तो वह आम पर्यावरण और अन्य प्रजातियों के लिए खतरा बन सकता है। कार्टानेजन प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे एलएमओ का व्यापार या एक देश से दूसरे देश में ले जाना क्या है? सुरक्षित हो। ऐसा नहीं है असुरक्षित हो, सुरक्षित होना चाहिए। तो एआईए मतलब अग्रिम सूचना की बात करें तो इसके तहत कोई देश दूसरे देश में जेनेटिक बीज तब तक नहीं भेज सकता। कोई देश दूसरे देश में जेनेटिक बीज तब तक नहीं भेज सकता जब तक कि वह आयातक देश को इस पहले के क्या आयातक देश को पहले से पूरी वैज्ञानिक जानकारी ना दे दे कि इसको किस तरह से बनाया गया था, इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ना दे दे, तब तक वो नहीं भेज सकता। फिर बात करें नगोया कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोटोकॉल 2010 की बात करें। कौन-सा? नगोया कुआलालंपुर हमारा अनुपूरक प्रोटोकॉल जो 2010 में हुआ था। तो ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल का ही हिस्सा है और ये तय करता है कि एलएमओ मतलब जो जेनेटिक बीज हो, ये जीव हो, इनके कारण किसी देश की जैव विविधता को नुकसान मतलब क्षति पहुँचती है, तो उसकी भरपाई क्या है? कौन देगा? या मुआवजा कौन देगा और जवाबदेही किसकी होगी? ये हमारे क्या नगोया कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोटोकॉल था 2010 का। तो हम देख लेते हैं अब नगोया प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो 2010 के अंदर आता है कोप 10 कॉप 10 भी है, 2010 में भी आता है हमारा नगोया प्रोटोकॉल। बात करें इसके फोकस की, इसमें किस पे फोकस किया गया? तो ये सीबीडी के तीसरे उद्देश्य यानी कि मुनाफे के बंटवारे पे केंद्रित है। किस पे? सीबीडी के जो तीसरा उद्देश्य था मतलब तीसरा स्तंभ था हमारा मुनाफे के बंटवारे पे केंद्रित है। इसके अंतर्गत हमारा क्या तय किए गए? आइची लक्ष्य तय किए गए। क्या किए गए? आइची लक्ष्य तय किए गए। तो जापान के नगोया शहर में हाँ, जापान के नगोया शहर में दुनिया भर के देशों ने अगले 10 साल मतलब जो 2011 से 2020 के लिए जैव विविधता को बचाने के लिए 20 विशिष्ट लक्ष्य तय किए गए। कितने? 10 साल मतलब 2011 से 2020 के लिए जैव विविधता को बचाने के लिए 20 विशिष्ट लक्ष्य तय किए गए थे और इन्हें 5 अलग-अलग रणनीतिक क्षेत्र की श्रेणी में बाँटा गया था। कितने? 5 अलग-अलग रणनीतिक श्रेणियों में बाँटा गया था जिन्हें हम क्या कहते हैं आइची लक्ष्य कहते हैं। दुर्भाग्य से देखें तो 2020 तक इनमें से ज्यादातर लक्ष्य दुनिया हासिल नहीं कर पाई थी, जबकि ये लक्ष्य रखा गया था 2020 के लिए, लेकिन इनमें से ज्यादातर लक्ष्य थे ये दुनिया में से कोई भी हासिल नहीं कर पाया। इसलिए हमारे नगोया प्रोटोकॉल का जो आइची लक्ष्य था वो फेल हो जाता है। फिर आता है हमारा अगला कौन-सा? कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र। कौन-सा? 2022 के अंदर आता है कोप 15 के अंदर कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र। और इसमें तय किया गया 30 बाय 30 लक्ष्य की बात करें। चूंकि हमारे आईची लक्ष्य 2020 में खत्म हो गए थे कि 2020 तक के लिए हमने तय किया था, इसलिए दुनिया को एक नए लक्ष्य की जरूरत थी। तो नया ढांचा आता है चीन में हमारा कुनमिंग और कनाडा का था मॉन्ट्रियल। दोनों की संयुक्त अध्यक्षता में कहा कुनमिंग और मॉन्ट्रियल दोनों की संयुक्त अध्यक्षता में हमारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये अपनाया गया, जैसे शॉर्ट में कहते हैं KMGBF। ये कहा गया हमारे क्या हमारे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अपनाया गया कब? हमारे 2022 में। इसके अंतर्गत हमारे 30 बाय 30 लक्ष्य तय किए गए। बात करिए लक्ष्य क्या है? तो यह इस फ्रेमवर्क का सबसे प्रसिद्ध लक्ष्य है। इसके तहत हमारे दुनिया के देशों ने संकल्प लिया। क्या किया? दुनिया के देशों ने संकल्प लिया कि वे साल 2030 तक दुनिया की 30% जमीन
और 30% महासागरों को, क्या 30% जमीन और 30% महासागरों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देंगे, मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित कर देंगे, ताकि प्रकृति खुद ही उनको ठीक कर सके। जैसे हमारे 30/30 का लक्ष्य रखा गया। बात करें मैं सीबीडी के नवीनतम और आगामी कोप की बात करें, किसकी, जो हमारे नवीनतम कोप हुए हैं और आगामी कोप है उनकी बात करें, कोप 16 से कोप 19 तक की। तो ये सम्मेलन ये दिखाते हैं कि दुनिया भविष्य में 30/30 के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगी। फिर आता है हमारा कोप 16, जो कैली, कोलंबिया और रोम के अंदर होता है 2024-25 के अंदर। बात करें इसकी, इसकी थीम क्या थी, प्रकृति के साथ शांति, या प्रकृति के साथ शांति मतलब पीस विद नेचर। इसके अंतर्गत हमारे कैली फंड बनाया गया, क्या बनाया गया, कैली फंड बनाया गया। तो 2016 क्या, कोप 16 की सबसे बड़ी जीत क्या थी, हमारी कैली फंड। आजकल वैज्ञानिक पौधों को ले जाने की बजाय उनके आनुवंशिक कोड, जो हमारे क्या, तो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है, डीएसआई, उनको कंप्यूटर पर डाउनलोड करके दवाई बना लेते हैं। पहले क्या होते थे कि हमारे जो पौधे होते थे इनको लेके जाते थे, लेकिन आजकल क्या करते हैं वैज्ञानिक, पौधों को तो लेके जाते नहीं, बल्कि उनका जो आनुवंशिक कोड है, जिसे हम कहते हैं डीएसआई कहते हैं, उनको कंप्यूटर पर डाउनलोड करके नई नई दवाइयां बना लेते हैं। कैलिफंड ये सुनिश्चित करेगा कि इस डिजिटल डेटा से होने वाले जो मुनाफा है, जो डिजिटल डेटा है इससे होने वाला मुनाफा है, इसका हिस्सा भी हमारे संबंधित देशों और आदिवासियों को मिले, इसे हम कहते हैं कैली फंड। भारत के प्रयास की बात करें तो भारत ने दुनिया को ये बताया कि 30/30 लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने राष्ट्रीय कानून मतलब एनबीएसएपी को कैसे अपडेट करना है, जो अपने राष्ट्रीय कानूनों है उनको कैसे अपडेट करना है, ये भारत ने दुनिया को बताया। किसमें, कोप 16 में। अब हम बात करेंगे हमारे कोप 17, कोप 17 सीबीडी का, ये हमारे येवेरन आर्मेनिया में होगा। कब, हमारे कोप 17 होगा येवेरन आर्मेनिया में 2026 के अंदर, जो इसी साल में। थीम क्या है इसकी, प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, क्या, प्रकृति के लिए कार्रवाई करने की बात करें। आपको ये पता होना चाहिए हर 2 साल के अंदर ये कोप होता है। बात करें इसकी तो ग्लोबल स्टॉकटेक पहला रिपोर्ट कार्ड तय किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया की पहली बड़ी समीक्षा होगी। इस सम्मेलन में क्या होगा, दुनिया की सबसे पहली पहली समीक्षा होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि देशों ने कुनमिंग प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल जो 30/30 लक्ष्य है उनको जमीन पर कितना लागू किया है। क्या 30/30 के लक्ष्य हैं, 2030 तक हमें क्या करना है, 30/30 का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसमें से कितने लागू किए हैं या फिर कितने कागजों पे ही बातें चल रही है। और ये तय किया जाएगा कोप 17 के अंदर येवेरन आर्मेनिया में। अगला कोप हमारा 2 साल बाद कहाँ, कोप 18 2028 के अंदर होगा। फोकस की बात करें तो इसमें किस पे फोकस किया जाएगा, ये पूरी तरह से पैसे मतलब वित्त और हानिकारक सब्सिडी इस पे केंद्रित होगा। किस पे, हानिकारक सब्सिडी पे केंद्रित होगा, पैसे और हानिकारक सब्सिडी। फिर लक्ष्य की जांच की बात करें, किसकी, लक्ष्य की जांच की बात करें तो क्या दुनिया जैव विविधता को बचाने के लिए हर साल $200 बिलियन जुटा पा रही है या नहीं। क्या, क्या दुनिया जैव विविधता को बचाने के लिए हर साल $200 बिलियन जुटा पा रही है नहीं, ये लक्ष्य की जांच की जाएगी। साथ ही साथ क्या सरकारें ऐसी चीजें जैसे हमारे रासायनिक कीटनाशक है, पेट्रोल, वहां पे दी जा रही $500 अरब की सब्सिडी बंद कर रही है या नहीं, जो क्या है प्रकृति को नष्ट कर रहा है। तो इस लक्ष्य की जांच की जाएगी, किसमें, हमारे कोप 18 के अंदर, जो 2028 के अंदर होगा। जगह अभी तक तय नहीं की गई। कोप 19 की बात करें 2030 की, तो अंतिम परीक्षा का वर्ष रहेगा 2030 का। तो यह साल पर्यावरण के लिए डूम्सडे की या जीत का साल होगा, मतलब हारने का या जीतने का साल होगा 2030। क्योंकि डेडलाइन की समय सीमा की बात करें तो 30/30 लक्ष्य है, जिसमें 30% भूमि और 30% समुद्र बचाने की पूरी या फिर पूरा करने की अंतिम समय सीमा हमारे 2030 है। और इसी सम्मेलन में तय होगा कि दुनिया 2030 के बाद किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो हमारे सीबीडी के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे जो हमारे 2 प्रोटोकॉल रह गए थे, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल और एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इन दोनों के बारे में हमने बताया था, आगे चर्चा करेंगे, तब इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले देखेंगे हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। बात करें क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य और पृष्ठभूमि की, तो UNFCCC के तहत जापान के क्योटो शहर में, कहा, जापान के क्योटो शहर में 1997 में कोप 3 में समझौता हुआ था। और वो इतिहास का पहला ऐसा समझौता था जिसने विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कानूनी बाध्यता मतलब लीगली बाइंडिंग टारगेट थोपा गया था। कब, 1997 में, जो हमारे कोप 3 हुआ था। बात करें इसके लक्ष्य की, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो इसका मुख्य लक्ष्य था कि 37 औद्योगिक देश अपनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को, 37 औद्योगिक देश अपनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से औसतन 5% कम करें। कितने, 1990 के स्तर से औसतन 5% कम करें। कितने, 37 औद्योगिक देश, ये हमारा इसका लक्ष्य था। बात करें प्रभावी होने की, ये लागू कब हुआ,
तो इसे लागू करने की भी एक शर्त रखी गई थी। इसे लागू करने की एक शर्त रखी गई थी कि जब तक दुनिया के 55% कार्बन का उत्सर्जन करने वाले देश, क्या? जब तक दुनिया के 55% कार्बन का उत्सर्जन करने वाले देश इसका अनुमोदन मतलब रेक्टिफाई नहीं कर देते, तब तक ये लागू नहीं होगा। रूस के हस्ताक्षर करने के बाद मतलब जब रूस ने साइन कर दिया तो फरवरी 2005 में ये लागू होता है। जबकि सोच सकते हैं 1997 का प्रोटोकॉल है, जबकि लागू कब होता है? 2005 में जाके। तब तक जब तक हमारे रूस पे साइन नहीं कर देता, फिर ये फेल हो जाता है। फेल होने की बात करें तो असफलता का क्या कारण था? अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन कभी भी इसको लागू नहीं किया। कि अमेरिका जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक था, तो उसने क्या इस पे साइन तो कर दिए, हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है उस पे साइन तो कर दिए, लेकिन उसे कभी भी लागू नहीं किया। बाद में हमारे कनाडा, जापान और रूस जैसे बड़े देश थे, वो भी हमारी इसकी दूसरी प्रतिबद्धता अवधि मतलब 2013 से 2020 के से पीछे हट गए, जिससे प्रोटोकॉल बहुत ही कमजोर पड़ गया था। तो पहली अवधि की बात करें जो 15 साल के लिए था, 1997 से लेके 2012 तक के लिए। लेकिन जब 2012 खत्म हो जाता है तो 2012 के बाद 2013 से 2020 तक हमारी इसकी दूसरी प्रतिबद्धता अवधि जारी होती है। तो हमारे बहुत सारे देश, जिसमें केवल अमेरिका पहली प्रतिबद्धता अवधि के अंदर तो क्या साइन तो करता है लेकिन लागू नहीं करता। दूसरी प्रतिबद्धता अवधि से तो दूसरे देश भी हट जाते हैं, जैसे हमारा कनाडा, जापान, रूस जैसे जो बड़े देश है, उत्सर्जक देश है, ये भी इससे हट जाते हैं। जिससे धीरे-धीरे क्या है ये प्रोटोकॉल कमजोर पड़ जाता है। अब हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ एनेक्सर्स की बात करें। तो कौन-कौन सी अनुसूचियाँ थी इसकी? तो क्योटो में देश और देशों क्या क्योटो में देशों और गैसों को अलग-अलग सूचियों में बाँटा गया था। सबसे पहले गैसों की बात करें, तो इसके अंतर्गत हमारे अनुसूची ए आती है। कौन-सी आती है? अनुसूची ए आती है, जिसमें 6 खतरनाक गैसों को शामिल किया गया। कितने? 6 खतरनाक गैसों को शामिल किया गया। तो इसमें हमारे 6 ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती थी। तो कौन-कौन सी 6 गैसें थी? पहली आती है हमारी कौन-सी? कार्बन डाइऑक्साइड। पहली कौन-सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस फैलाती है, मतलब ग्रीन हाउस करती है। फिर ग्लोबल वार्मिंग करती है। फिर आती है हमारी मीथेन, CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, परफ्लोरोकार्बन PFCs और हमारा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हमारा SF6। तो आप इसे याद रखेंगे 6 कौन-कौन सी गैसें हैं जो हमारी खतरनाक गैसें हैं, जो क्या करती है ग्लोबल वार्मिंग करती है। जिसमें सबसे ज़्यादा कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी सूची आती है हमारे कौन-सी? देशों के वर्गीकरण की, जिसके अंदर अनुसूची 1 आती है। तो इसमें हमारे वे अमीर देश शामिल किए गए हैं। इसमें हमारे क्या अमीर देशों को शामिल किया गया है, जिनकी क्या है जो हमारे औद्योगिक क्रांति के बाद से सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। तो हमारे उन अमीर देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है जो हमारे औद्योगिक क्रांति के बाद से सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। जैसे हमारा अमेरिका और ब्रिटेन। साथ ही हमारे EIT मतलब इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन वाले जो देश हैं, जैसे हमारा रूस है और पूर्व यूरोपीय देश, मतलब जो विकसित नहीं हुए लेकिन विकसित होने की दौड़ में है, मतलब बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। तो उन देशों को भी शामिल किया गया। तो इसमें हमारे 2 देश शामिल हुए, एक तो अमीर देश, जो औद्योगिक क्रांति के बाद से सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जहाँ औद्योगिक क्रांति तेज़ी से फैली थी। साथ ही साथ EIT मतलब इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन वाले देश, जैसे हमारा रूस है, पूर्व यूरोपीय देश है, जो विकसित तो नहीं हुए, लेकिन विकसित होने ही वाले हैं। इन्हीं देशों को अपने उत्सर्जन में कटौती का अनिवार्य लक्ष्य रखा गया। इनके ऊपर बाध्यकारी किया गया कि ये अपने उत्सर्जन में कटौती करेंगे। ये हमारा एनेक्सर 1 में आता है, अनुसूची 1 में। फिर आता है अनुसूची 2। तो ये एनेक्सर 1 का ही एक हिस्सा है। क्या अनुसूची 2 क्या आती है? हमारा एनेक्सर 1 का ही एक हिस्सा है। लेकिन इसमें क्या केवल सबसे ज़्यादा अमीर और विकसित देश शामिल है, जैसे हमारा OECD शामिल है। तो हमारा अमीर और जो विकसित देश है यही शामिल है, जिसमें हमारे OECD वाले देश शामिल है। इन पर ज़िम्मेदारी भी डाली गई। इन पर यह ज़िम्मेदारी भी डाली गई कि विकासशील देशों को पैसा देंगे। क्या? विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देंगे, मतलब पैसा और नई-नई तकनीकें उपलब्ध कराएँगे ताकि वो अपने प्रदूषण को कम करने में मदद मिले। तो एनेक्सर 2 में उन देशों को शामिल किया गया है जो अमीर तो है ही, साथ ही साथ हमारा अमीर और विकसित देश जो OECD वाले देश है, इनको शामिल किया गया और उन पे ये ज़िम्मेदारी डाली गई कि खुद उनको उत्सर्जन को कम करना, साथ ही साथ पैसा और नई तकनीक जो विकासशील देश है, उनको भी उपलब्ध करानी पड़ेगी। फिर आते हैं गैर अनुसूची 1 मतलब नॉन एनेक्स 1 की बात करें, इसमें और भारत, ब्राज़ील, चीन जैसे विकासशील देशों को शामिल किया गया है। चूँकि इन देशों में ऐतिहासिक रूप से कम प्रदूषण फैलाया था, क्यों? क्योंकि अब तो फैला रहे ही भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देश अब तो प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इन्होंने प्रदूषण कम फैलाया था। इसलिए इनका और इन्हें क्या अपना विकास करना भी है, इसलिए क्या इन पर उत्सर्जन कम करने की कोई बाध्यता नहीं डाली गई। इन पर क्या हुआ है, उत्सर्जन कम करने की कोई बाध्यता नहीं डाली गई। तो हमारी 3 अनुसूचियाँ हैं,
कौन-कौन सी? एनेक्सचर 1, एनेक्सचर 2 और एनेक्सचर नॉन एनेक्स 1। बात करें हमारे क्योटो प्रोटोकॉल को लचीला बनाने वाला तंत्र। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल को लचीला बनाने वाला कैसा तंत्र है उसकी बात करें, तो विकसित देशों के लिए, इसके लिए विकसित देश जो एनेक्सर 1 के अंदर आते हैं, इनके लिए अचानक से अपने कारखानों को बंद करके कार्बन कम करना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि इनका विकास तेजी से चल रहा था, कारखाने भी तेजी से चल रहे थे। इसलिए अचानक से अपने कारखानों को बंद करके कार्बन कम करना इनके लिए संभव नहीं था। इसलिए इन्होंने अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए 3 लचीले बाजार तंत्र दिए। क्या दिए? लचीले बाजार तंत्र मतलब मार्केट मैकेनिज्म दिए। बात करें कौन-कौन से मैकेनिज्म थे? पहला आता आईईटी मतलब अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार। क्या? अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार की बात करें जिसे इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग कहते हैं। तो इसे आमतौर पर कार्बन ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। वैसे कहेंगे तो क्या इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग कहेंगे और आम भाषा में क्या कहेंगे हमारे कार्बन ट्रेडिंग। बात करें ये है क्या? इसका मतलब है कि प्रत्येक विकसित देश को कार्बन उत्सर्जन करने की एक सीमा दी गई। ये विकसित देश इतना कार्बन उत्सर्जन कर सकता है, जिसे डब्ल्यूएयू मतलब असाइन्ड अमाउंट ऑफ यूनिट कहा गया। और एक एएयू का मतलब होता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। कितना? 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कहा गया। तो प्रत्येक जो विकसित देश थे, उनको एक अपने कोटा या सीमा दी गई कि कितना वो कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। फिर बात करें व्यापार कैसा है, तो व्यापार कैसा होगा? तो उदाहरण के सहित देखेंगे तो मान लीजिए देश ए, मान लीजिए कोई देश ए है और कोई देश बी है। दोनों को 100-100 यूनिट कार्बन छोड़ने की अनुमति दी गई थी। कितना कोटा दिया गया इनको? 100-100 यूनिट कार्बन छोड़ने की अनुमति दी गई। देश ए ने क्या किया? पर्यावरण सुधार करके केवल 80 यूनिट छोड़ी और 20 यूनिट बचा ली। वहीं देश बी के कारखानों में 120 यूनिट छोड़ी गई, मतलब 20 यूनिट ज्यादा छोड़ी गई। तो अब क्या है? देश बी जुर्माना भरने से बचने के लिए, क्या जुर्माना भरने से बचने के लिए देश ए से उसकी बची हुई 20 यूनिट मतलब कार्बन क्रेडिट पैसे देके खरीद सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्बन ट्रेडिंग कहेंगे या फिर इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। दूसरा मैकेनिज्म आता है हमारे पास संयुक्त कार्यान्वयन तंत्र मतलब जीआईएम जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की बात करें। तो ये नियम की बात करें तो विकसित देश किसको देंगे? विकास विकसित देश किसको देंगे? विकसित देशों को। तो एनेक्सर 1 वाले देश किससे संबंधित रहेंगे? एनेक्सर 2 से। इसमें क्या किया जाएगा? संयुक्त कार्यान्वयन तंत्र जेआईएम में जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें हमारे एक विकसित देश दूसरे विकसित देश के अंदर मतलब एनेक्सर 1 वाला दूसरे एनेक्सर 1 वाले देश के अंदर भी कार्य कर सकता है। कैसे? यदि कोई विकसित देश अपने देश में प्रदूषण कम नहीं कर पा रहा, कोई भी विकसित देश है वो अपने देश के अंदर प्रदूषण को कम नहीं कर पा रहा, तो वह किसी दूसरे विकसित देश जहाँ पे खर्चा कम आए, जैसे हमारा रूस है, पूरी यूरोप है, वहां जाके सोलर प्लांट या जंगल लगाने जैसी ग्रीन परियोजनाओं में पैसा लगा सकता है। तो कहाँ पैसा लगाया जा रहा है? एक विकसित देश दूसरे विकसित देश में पैसा लगा रहा है जहाँ कार्बन कम होने पे। ये क्यों? क्योंकि कार्बन कम होगा, जो कार्बन क्रेडिट मिलेगा उसे निवेश करने वाला देश अपने खाते में जोड़ लेगा। तो जेएम से मिलने वाले क्रेडिट को ईआरयू मतलब एमिशन रिडक्शन यूनिट कहा जाता है। तो दूसरा मैकेनिज्म आता है हमारे कौन सा? संयुक्त कार्यान्वयन तंत्र। इसमें और एक विकसित देश दूसरे विकसित देश में परियोजनाएं चला सकता है और वो भी कैसी? ग्रीन परियोजनाएं। तीसरा आता है हमारा सीडीएम। सीडीएम मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म मतलब स्वच्छ विकास तंत्र। तो यह तंत्र भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे विकसित देश विकासशील देशों में एनेक्सर 1 कहाँ? नॉन एनेक्स 1 के अंदर अपना निवेश कर सकते हैं। तो इसके तहत कोई विकसित देश, इसके तहत क्या? कोई विकसित देश एनेक्सर 1 वाले देश किसी विकासशील देश मतलब नॉन एनेक्स 1 में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे भारत में पवन चक्की, सोलर पार्क लगाना ऐसी चीजों में निवेश कर सकता है। और इससे विकासशील देशों को मुफ्त में नई तकनीक और पैसा मिल जाएगा और विकसित देशों को उस प्रोजेक्ट में होने वाली जो कार्बन कटौती के बदले में कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, जिसे वो अपने खाते में दिखा सकता है, जिसे वो क्या अपने खाते में दिखा सकता है। और सीडीएम से मिलने वाले क्रेडिट को सीईआर मतलब सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन भी कहा जाता है। आप इसे याद रखें। सीडीएम से मिलने वाले जो कार्बन क्रेडिट होगा उसे क्या कहते हैं? सीईआर मतलब सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन कहा जाता है। फायदे की बात करें तो इस तंत्र का सबसे ज्यादा फायदा 60% चीन ने लिया और उसके बाद 14% भारत ने उठाया। तो 60% तो कहा चीन को फायदा हुआ है, इससे भारत को केवल और केवल कितना? 14% फायदा हुआ है। तो हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में तो डिटेल से देख लिया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हमारे कोप 21 का हिस्सा है। बात करें ये ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसमें केवल विकसित देशों पर लक्ष्य थोपे गए थे। क्या? विकसित देशों पे लक्ष्य थोपे गए थे मतलब टॉप डाउन अप्रोच अपनाई गई थी कि मतलब ऊपर ज्यादा लक्ष्य फिर कम 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 इस तरह से लक्ष्य रखे गए थे
जिसकी वजह से अमेरिका जैसे बड़े देशों ने उसे लागू करने से मना कर दिया था। पेरिस समझौते में इस गलती को सुधार किया गया और इसमें बॉटम अप अप्रोच अपनाए गए, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लक्ष्य तय करने, यानी कि किसी भी देश पर कोई लक्ष्य जबरदस्ती से नहीं थोपा जाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत किसी भी देश पर कोई लक्ष्य जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। इसकी बजाय सभी 196 देशों ने खुद अपनी क्षमता के अनुसार सभी 196 देशों ने क्या किया, खुद अपनी क्षमता के अनुसार अपने अपने लक्ष्य तय किए। और ये ऐसा पहली बार हुआ कि जब विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश, या विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक साथ मंच पे आ जाते हैं, क्योंकि खुद के खुद लक्ष्य तय किए जाते हैं। देश अपने लक्ष्य खुद तय कर रहा है। अब समझौते के प्रभाव नहीं की लक्ष्य की बात करें, या समझौते के प्रभावी होने की शर्त क्या थी, जिसे 55-55 का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? 55-55 का नियम कहते हैं। तो पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एक बहुत ही चतुर और वैज्ञानिक शर्त रखी गई, जिसे 55-55 रूल कहते हैं। तो शर्त ये थी, ये समझौता तभी कानून बनेगा जब कम से कम 55 देश इस पे साइन करेंगे। कितने? 55 देश इस पे साइन करेंगे, और वे 55 देश दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का कम से कम 55% हिस्से को कवर करेंगे, तभी इसे लागू माना जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, ऐसा इसलिए किया गया ताकि दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक देश, जैसे हमारे चीन है, अमेरिका, भारत है, अगर इससे बाहर रहे तो ये समझौता कभी भी लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शर्त पूरी होने के बाद 4 नवंबर 2016 से यह आधिकारिक तौर पे वैश्विक स्तर पर लागू हो गया था। क्यों? क्योंकि हमारे जो भारत, अमेरिका, चीन जैसे बड़े देश थे, उन्होंने भी इस पे साइन कर दिया था। इसी वजह से 4 नवंबर 2016 से यह आधिकारिक रूप से हमारे वैश्विक स्तर पर लागू हो जाता है। अब बात करेंगे और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या पेरिस समझौते के कौन-कौन से प्रावधान थे, प्रावधानों की बात करें। तो पहला प्रावधान आता है हमारे अभिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, या अभिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की बात करें, जिसे आईएनडीसी कहते हैं। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की आत्मा है। ये हमारा आईएनडीसी क्या, हमारा इस पेरिस क्लाइमेट समझौते की आत्मा है। आईएनडीसी का मतलब है कि हर देश ने अपनी अर्थव्यवस्था और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हर देश ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य खुद तय किए हैं कि वह कितना कार्बन कम करेगा। बाध्यता की बात करें, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देशों ने लक्ष्य खुद तय किए हैं, मतलब स्वैच्छिक रूप से तय किए हैं। लेकिन एक बार लक्ष्य तय करके संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनएफसीसीसी को सौंपने के बाद उन्हें हासिल करने का प्रयास करना और उनकी रिपोर्ट देना कानूनी रूप से बाध्यकारी। एक बार यदि सौंप देगा तो उनकी रिपोर्ट देना कानूनी रूप से बाध्यकारी रहेगा। फिर इसके बाद आता है, ये तो हमने क्या किया, जो आईएनडीसी के बारे में देख लिया, तो ये हमारे क्या लीगली बाइंडिंग हो जाएगा एक बार यदि यूएनएफसीसीसी को लिख के दे दिया तो। अब हम बात करेंगे हमारे जीएसटी मतलब ग्लोबल स्टॉक टैक्स, जिसे कहते हैं वैश्विक स्टॉक टैक्स या रेड चैड मैकेनिज्म, रेड चैड मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो एक प्रकार का क्या वैश्विक रिपोर्ट कार्ड है, ये क्या हमारे एक प्रकार का वैश्विक रिपोर्ट कार्ड है। और 2023 से हर 5 साल में, क्या 2023 से हर 5 साल में दुनिया भर के देश इकट्ठा होकर ये देखेंगे कि उन्होंने आईएनडीसी के लक्ष्य तय किए थे, वे कहाँ तक जाके पहुंचे। तो 2023 से हर 5 साल में, जैसे 2023 में हो गया, फिर उसके 5 साल बाद 2028 में होगा, तो हर 5 साल में दुनिया भर के सारे देश इकट्ठा होंगे और ये देखेंगे कि उन्होंने जो आईएनडीसी के लक्ष्य तय किए थे, उनमें वो कहाँ तक पहुंचे। तो रेड चेड मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा कड़ा नियम है। क्या इसमें एक बहुत बड़ा कड़ा नियम है कि कोई भी देश भविष्य में अपने लक्ष्यों को कमजोर नहीं कर सकता। एक बार यदि लक्ष्य तय कर दिए तो बीच में नहीं कह सकता कि हमसे गलती से लक्ष्य तय हुआ था और हम इसको कमजोर कर रहे हैं, मतलब कोई टारगेट तय किया था उसको कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। और हर 5 साल बाद वे नए लक्ष्य बनाएँगे, जो पिछले लक्ष्यों से ज़्यादा सख्त होंगे और महत्वाकांक्षी होने चाहिए। पिछले लक्ष्य से कमज़ोर लक्ष्य नहीं बनाए जाएँगे, जिसे रेड चेक मैकेनिज़्म कहते हैं। तो जीएसटी और रेड चेक मैकेनिज़्म के बारे में हमने देख लिया। कि दूरगामी लक्ष्यों की बात करें लॉन्ग टर्म गोल की, तो 1.5 डिग्री बनाम 2 डिग्री की बहस। मूल लक्ष्य क्या था? तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इससे पहले के स्तर पे मतलब 2 डिग्री के भीतर रोकना था। कितने? 2 डिग्री के भीतर रोकना था। विवाद की बात करें, विवाद क्या था? तो मालदीव और मॉरिशस जैसे जो हमारे द्वीपीय देश है, एओएसआईएस, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, या तापमान कितना 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, तो ग्लेशियर पिघलने से वे पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएँगे। कौन-कौन से? मॉरिशस और मालदीव जैसे देश क्या पूरी तरह से हमारे क्या समुद्र में डूब जाएँगी। इसलिए उन्होंने 1.5 डिग्री तक सीमित रखने की जिद रखी। कि तापमान कितना बढ़ना चाहिए? केवल 1.5 डिग्री तक ही बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी ओर हमारे सऊदी अरब जैसे देश हैं, जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तेल मतलब फ़ॉसिल फ्यूल पर टिकी है।
उन्होंने इसका विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि 1.5 डिग्री का लक्ष्य पाने के लिए दुनिया को पेट्रोल, डीजल का उपयोग लगभग बंद कर देना पड़ेगा। जब ही हमारे क्या 1.5 डिग्री का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। अंततः एक बीच का रास्ता निकाला गया। अंततः बीच का रास्ता निकाला गया कि लक्ष्य तो 2 डिग्री का ही रखा जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया इसे 1.5 तक रोकने का गंभीर प्रयास करेगी। फिर सभी राजी हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बाइंडिंग नहीं है, हम कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री तक लाएँ, लेकिन 2 डिग्री का तो हमारा लक्ष्य ही है। फिर बात करें, चौथा आता है कौन-सा, जीसीएफ, मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड, तकनीकी और विकास वित्तीय सहायता की बात करें। चूँकि हमारे विकासशील देश जैसे भारत और अफ्रीकी देश, इनको अपनी गरीबी दूर करने के लिए कारखाने लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी गरीबी दूर करनी है, इसलिए उनको क्या कारखाने लगाने पड़ेंगे। इसलिए वे अचानक से कोयले का उपयोग बंद नहीं कर सकते। अगर उन्हें सोलर या पवन ऊर्जा पर जाना है, तो उन्हें भारी पैसे और नई तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी। क्या यदि उनको क्या किस पे जाना है? सोलर या पवन ऊर्जा पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? भारी तकनीक, भारी पैसे और नई तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए तय हुआ कि विकसित देश, जिन्होंने पिछले 150 सालों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाया है, वो खुद को अमीर बनाया है, प्रदूषण फैला-फैला के। तो वो विकसित देश अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए विकासशील देशों को 2020 से 2025 तक हर साल 100 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देंगे। कितनी? 2020 से 2025 तक क्या? हर साल 100 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देंगे। ये थी हमारी कौन-सी? जीसीएफ, मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब बात करेंगे और भारत का कौन-सा आईएनडीसी लक्ष्य है। जब भारत के आईएनडीसी लक्ष्य की बात करें, भारत के योगदान की और वैश्विक नेतृत्व की, तो भारत ने पेरिस समझौते में एक बहुत ही सकारात्मक और नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई थी। और भारत के 3 मुख्य लक्ष्य थे। कौन-कौन सा? पहला, उत्सर्जन तीव्रता, मतलब एमिशन इंटेंसिटी में 33% से 35% की कटौती करना। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपने कुल उत्सर्जन को कम कर देगा, बल्कि भारत को अपने विकास करना है, क्योंकि भारत को अभी तो विकास करना है, इसीलिए वो अपने कुल उत्सर्जन को कम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि भारत अपनी जीडीपी का ₹1 कमाने के लिए जितना प्रदूषण 2005 में, आप इसे याद रखेंगे कि भारत अपनी जीडीपी का ₹1 कमाने के लिए जितना प्रदूषण 2005 में करता था, 2030 तक, कब? 2030 तक उसमें 35% की कमी ले आएगा। यानी कि कम ऊर्जा खपत वाली तकनीकों का इस्तेमाल करेगा। क्या? कम ऊर्जा खपत वाली तकनीकों का इस्तेमाल करेगा। दूसरा लक्ष्य था हमारा 40% नवीकरणीय ऊर्जा। क्या? 40% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया। ये हमारे आईएनडीसी के लक्ष्य थे। तो 2030 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता, क्या हमारे भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% हिस्सा सौर, पवन और जल ऊर्जा से लाया जाएगा। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर क्या, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने क्या किया, फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कहाँ, हमारे गुरुग्राम हरियाणा में है। तीसरा लक्ष्य था हमारा कार्बन सिंक तैयार करना। क्या? कार्बन सिंक तैयार करना। और भारत क्या 2030 तक इतने पेड़ और जंगल लगाएगा। क्या? इतने पेड़ और जंगल लगाएगा कि हवा से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता हासिल हो सके। तो भारत के 3 मुख्य आईएनडीसी लक्ष्य थे। अब हम बात करेंगे हमारा आईपीसीसी की। इसकी बात करेंगे क्योंकि पेरिस क्लाइमेट समझौता तो कंप्लीट हो गया। अब आता हमारा किसका? आईपीसीसी, मतलब जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। क्या? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की बात करें, तो आईपीसीसी की स्थापना और पृष्ठभूमि की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में। तो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए, बढ़ते खतरे को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की 2 प्रमुख संस्थाएं, एक तो यूएनईपी है, मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ, इन दोनों ने मिलकर आईपीसीसी का गठन किया। किसका गठन किया? आईपीसीसी का गठन किया। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की सरकारों को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एकदम सटीक और निष्पक्ष वैज्ञानिक जानकारी देना था। क्या? दुनिया भर की सरकारों को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई एकदम सटीक और निष्पक्ष वैज्ञानिक जानकारी देना था, ताकि वे क्या है, इसके आधार पे सही पर्यावरण नीतियां या पॉलिसीज बना सके। बात करें आईपीसीसी किस तरह से काम करता है, मतलब ये क्या करता, क्या नहीं करता, कार्यप्रणाली की बात करें, तो स्वयं शोध नहीं करता आईपीसीसी, क्या खुद शोध नहीं करता। तो आईपीसीसी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आईपीसीसी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है, इसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, कि आईपीसीसी का अपना कोई लेबोरेटरी, वैज्ञानिक उपकरण या रिसर्च सेंटर नहीं होता है। आईपीसीसी का ना तो कोई लेबोरेटरी होती है, ना कोई वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, ना ही कोई रिसर्च सेंटर होता है। ये खुद जाकर तापमान और कार्बन उत्सर्जन नहीं नापता। आप इसे याद रखेंगे, ये क्या है, खुद जाकर ना तो तापमान नापता है, न ही कार्बन उत्सर्जन को नापता है, बल्कि क्या करता है, ये समीक्षा मूल्यांकन कैसे करता है, फिर बात करें ये फिर समीक्षा मूल्यांकन कैसे करेगा। तो इसकी बजाय दुनिया भर के हजारों शीर्ष वैज्ञानिक
उन रिसर्च पेपर और अध्ययनों की समीक्षा करते हैं। क्या ये क्या है? दुनिया भर के हज़ारों वैज्ञानिक रिसर्च पेपर और अध्ययनों की समीक्षा करते हैं, जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के द्वारा पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। जो वैज्ञानिक प्रकाशित करते हैं, उन पर रिसर्च करता है और रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट का क्या आधार होता है? तो इन सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक जानकारियों का निष्कर्ष निकाल करके ये क्या करता है? हमारे वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक जानकारियों का निष्कर्ष निकाल करके आईपीसीसी एक रिपोर्ट बनाता है और आईपीसीसी ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन मानव गतिविधि के कारण, ये जलवायु परिवर्तन क्या है? मानव गतिविधि के कारण कितनी तेजी से हो रहा है और इसके खतरे क्या है? इसे रोकने मतलब शमन या फिर इसके अनुकूलन करने या फिर अनुकूल ढलने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो ये रिपोर्ट के आधार है। तो आईपीसीसी एक रिपोर्ट बनाता है। अब हम बात करें आईपीसीसी की प्रमुख रिपोर्टें और उनकी उपलब्धियों के बारे में। पहली रिपोर्ट आती है मेरे कौन सी? असेसमेंट रिपोर्ट, जो आकलन रिपोर्ट है। तो आईपीसीसी क्या समय-समय पर दुनिया के सामने अपनी व्यापक रिपोर्ट पेश करता रहता है और अब तक इसकी 6 रिपोर्टें तो आ चुकी है। कौन-कौन सी? 1990 की, 95, 2001, 2007, 2014 और 2021 से रिपोर्टें तो आ चुकी है। और इन्हीं रिपोर्टों के आंकड़ों के आधार पर दुनिया भर में जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हो चुकी है। तो ये तुम्हारे कौन सी असेसमेंट रिपोर्ट है, आकलन रिपोर्ट है। फिर 2007 का हमारा नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के मामले में सटीक ज्ञान इकट्ठा करने और इसे दुनिया के सामने लाने के लिए आईपीसीसी को 2007 में प्रतिष्ठित जो शांति का नोबेल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। भारतीय योगदान की बात करें तो भारतीय मूल के डॉक्टर आर के पचौरी मतलब राजेंद्र कुमार पचौरी 2012 से 2015 तक आईपीसीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब 2007 का नोबेल पुरस्कार संस्था को उन्हीं के नेतृत्व में मिला था। इस संस्था को कब मिला? उन्हीं के नेतृत्व में मिलता है, इनके आर के पचौरी के। इकोलॉजिकल ओवरशूट की बात करें मतलब इकोलॉजिकल ओवरशूट की चिंताजनक स्थिति की बात करें ये है क्या? परिभाषा की बात करें तो आईपीसीसी की 5वीं आकलन रिपोर्ट में इस स्थिति को गहराई से समझाया गया था। कौन सी? 5वीं रिपोर्ट आई थी, उसमें ये जो स्थिति है इसको गहराई से समझाया गया था। इकोलॉजिकल ओवरशूट का सीधा-सीधा मतलब क्या है? कि प्रकृति की क्षमता से अधिक उसका दोहन करना, या प्रकृति की जो क्षमता है उससे अधिक उसका दोहन करना हमारे जो इकोलॉजिकल ओवरशूट की स्थिति कहलाएगी। संसाधनों के चक्र की बात करें तो पृथ्वी एक वर्ष में जितने प्राकृतिक संसाधन जैसे हमारे साफ हवा, पानी, उपजाऊ मिट्टी, पेड़ पौधे, इनका निर्माण या पुनर्चक्रण मतलब रीजनरेशन कर सकती है। क्या? हमारी पृथ्वी एक साल में जितने हमारे प्राकृतिक संसाधन का निर्माण या पुनर्चक्रण कर सकती है। मनुष्य अपने लालच और विकास की गति का मनुष्य क्या अपने लालच और विकास की गति का उन संसाधनों को एक साल पूरा होने से पहले ही खर्च कर देता है। मनुष्य क्या करता है? उन संसाधनों को एक साल पूरा होने से पहले ही खर्च कर देता है। इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल ओवरशूट। पर ये तो हमने इकोलॉजिकल ओवरशूट देखा। अब देखेंगे हम अर्थ ओवरशूट। क्या होता है? अर्थ ओवरशूट डे की बात करें तो ये क्या है? अर्थ ओवरशूट डे क्या है उसकी बात करें तो इस साल का वह खतरे वाला दिन है। क्या? साल का वह खतरे वाला दिन है जिस दिन हम उस वर्ष के लिए क्या जिस दिन हम क्या उस वर्ष के लिए निर्धारित पृथ्वी के सभी प्राकृतिक संसाधनों का कोटा खत्म कर देंगे। क्या? उस वर्ष के लिए जो निर्धारित पृथ्वी के सभी प्राकृतिक संसाधन है उनका कोटा खत्म कर देंगे। ये खतरे वाला दिन माना जाएगा और इस दिन के बाद जो भी हम संसाधन इस्तेमाल करेंगे वह प्रकृति से उधार ले रहे हैं, यानी कि भविष्य की पीढ़ियों के हिस्से का नुकसान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे भारत है, भारत की बात करें तो भारत में जैसे मान लीजिए कि एक तय किया गया कि भारत के जितने भी लोग हैं वो हमारे 100 यूनिट क्या है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और एक पूरा किया गया साल के लिए पूरे 12 महीने के लिए ये तय किया गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति क्या कर सकती है? 100 यूनिट को ही दोबारा रीजनरेट कर पाएगी। एक साल में कितने? 100 यूनिट का ही रीजनरेशन कर पाएगी। भारत के लिए ये तय किया गया है। लेकिन भारत ने क्या किया? केवल 8 महीने में क्या 8 महीने में ये हमारे 100 यूनिट है इसका उपयोग कर लिया। अब बाकी के 4 महीने हैं तो बाकी के 4 महीने में वो जितना भी उपयोग करेगा वो ये है कि भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं उनको हिस्सा ले रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति इसका रीजनरेशन नहीं कर पाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्थ ओवरशूट डे कहेंगे। तो वो दिन जब हमारे साल भर का लक्ष्य पूरा हो जाता है। बात करें ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की, तो ये हमारे एक एनजीओ है, मतलब गैर सरकारी संगठन है, जो हर साल पूरी दुनिया के आंकड़ों का विश्लेषण करके जो क्या करती है? हर साल पूरी दुनिया के आंकड़ों का विश्लेषण करके अर्थ ओवरशूट डे की घोषणा करता है। क्या करता है? अर्थ ओवरशूट डे की घोषणा करता है और चिंता की बात ये है कि पहले ये दिन दिसंबर में आता था, लेकिन अभी खिसक-खिसक के जुलाई, अगस्त तक आ गया है। जिसका मतलब ये है कि मानव जाति कितनी तेजी से पृथ्वी को नष्ट कर रही है। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के जरिए हमने पर्यावरण पारिस्थिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक
जलवायु परिवर्तन के बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।